इस एपिसोड में पीआईबी के नए अनुसंधान के विषय में देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे यूपीएससी 2026 मेंस और यूपीएससी आईएएस 2027 पीटी मेंस सभी के लिए। और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे सीए, पीएफ, सीडीएस आने वाला है। सेकेंड सीडीएस 2026 सबके लिए ये इतना ही उपयोगी है। देखता हूँ आज का पहला न्यूज क्या है पीआईबी सीरीज में। अंतरिक्ष विभाग से संबंधित है। इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह कॉल्स अपॉन इंडस्ट्री टू स्केल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया स्पेस सेक्टर। यदि हम बात करें मेंस के अंतर्गत, तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। निजी इकोसिस्टम का विस्तार। भारत में अब 400 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप काम कर रहे हैं। प्रमुख फंड या कोष नवाचार और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष वेंचर्स कैपिटल फंड, 500 करोड़ रुपए का प्रौद्योगिकी अनुकूल कोष भी स्थापित किया गया है। प्रमुख नीतियां एवं संस्थागत सुधार। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 निजी और अन्य हितधारकों को रणनीतिक दिशा तथा नियामक स्पष्टता, रेगुलेटरी क्लैरिटी प्रदान करना। इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसका कार्य पूरी अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला में गैर सरकारी निजी संस्थाओं की भागीदारी को सक्षम करना, प्रोत्साहित करना, अधिकृत करना और उनका पर्यवेक्षण सुपरविजन करना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नियमों में छूट दी गई है। शिक्षा एवं कौशल। देश में भविष्य के लिए प्रतिभाओं का तैयार करने हेतु एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण निजी अंतरिक्ष कंपनियों के नाम: स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल, कॉस्मोस, पिक्सेल गैलेक्सी, दिगंतरा और ध्रुव स्पेस। सेकंड नंबर आर्टिकल क्या है पीआईबी का? सेकंड नंबर आर्टिकल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। ये जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आएगा। एग्रीकल्चर ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। न्यूज क्या है? ऑयल सीड्स किसान मित्र, तिलहन किसानों के लिए भारत की पहली देशव्यापी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा। बहुभाषी चैटबॉट सभी भारतीय भाषाओं में मुफ्त और अनुसंधान आधारित सलाह देता है। ऑयल सीड्स किसान मित्र ICAR, IIOR और सहयोगी संस्थाओं की ओर से बहुभाषी अनुसंधान आधारित 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध होने वाली सेवा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एंड वेलफेयर। देखता हूँ कि इसमें क्या है आगे। ऑयल सीड्स किसान मित्र क्या है? यह तिलहन किसानों के लिए भारत की पहली देशव्यापी व्हाट्सएप आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परामर्श सेवा है। यह अनुसंधान आधारित बहुभाषी चैटबॉट है जो 24/7 निःशुल्क उपलब्ध है। किसने विकसित किया है इसे? ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स
रिसर्च ICAR हैदराबाद प्रमुख उद्देश्य भारत में घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाना और खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना। कार्यप्रणाली: इसके लिए किसानों को कोई अतिरिक्त ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे व्हाट्सएप ऐप 4024598180 पर अपनी क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं। यह AI चैटबॉट किस्म के चयन, कीट रोग, डिजीज नियंत्रण, कंट्रोल एंड इरिगेशन सिंचाई पर तुरंत सलाह देता है। अगला पॉइंट है शामिल फसलें। कौन कौन से फसल को शामिल है? शांति रहो। शामिल फसलें: यह सेवा, मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और नाइजर सहित सभी प्रमुख तिलहन फसल हैं। सहयोगी संस्थान कौन है? AI के नॉलेज बेस को तैयार करने में कई संस्थानों ने सहयोग दिया है, जिसमें प्रमुख है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर, भारतीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान जूनागढ़, भारतीय रेप सीड एवं मस्टर्ड अनुसंधान संस्थान भरतपुर, PC यूनिट तिल और नाइजर। अगला आर्टिकल है उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित। ये GS पेपर 3 के अंतर्गत आएगा, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंतर्गत। भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वदेशी फसल किस्मों की सुरक्षा और सतत विकास लक्ष्य से 2 के अनुरूप IS 20201/2026 जारी किया है। भारतीय किसानों के सशक्तिकरण, सामुदायिक स्तर पर बीज बैंकों के लिए नए मानक दिशा निर्देश जारी, सामुदायिक बीज बैंक प्रबंधन को मानकीकरण और कृषि जैव विविधता सुरक्षा के लिए IS 2006/2026 जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला तो है कि ये नया मानक क्या स्थापित किया गया है। नया मानक का नाम है 20201/2026 IS। जारीकर्ता कौन इसका है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य इसका क्या है? सामुदायिक बीज बैंक प्रबंधन करना, स्वदेशी फसल किस्मों का संरक्षण और सतत विकास लक्ष्य 2 SDG 2 के अंतर्गत जो उपलब्धि है उसे हासिल करना। प्रकृति इसका क्या है? यह एक स्वैच्छिक वॉलंटरी रूप से प्रमाणन योग्य प्रबंधन प्रणाली मानक है। मसौदा विकास इसका क्या है? BIS की जैव विविधता अनुभागीय समिति EED 06 द्वारा तैयार किया गया है। मुख्य नेतृत्व ये कौन इसमें कर रहा है? ICAR राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो कर रहा है। कानूनी ढांचा इसका क्या है? बीजों को पौध किस्म और कृषि अधिकार संरक्षण अधिनियम 201 और जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत वैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। वित्तीय सहायता क्या है इसमें? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत सामुदायिक बीज बैंक स्थापना के लिए 50 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है? BIS के बारे में। यह BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। जितना PDF होगा इस पे डाल देना है। चौथे नंबर आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित, जो कि GS पेपर 3 के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी
के अंतर्गत आएगा अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ये क्या है? सूचना और प्रसार मंत्रालय के अंतर्गत MNIT जयपुर में एडवांस क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से। एक कैसा प्लेटफॉर्म? विद्यार्थियों को टाइम रिसर्च के सेमीकंडक्टर प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षण मिलने का ये प्रावधान करता है। इसमें नोडल मंत्रालय कौन है? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, सिमुलेशन और सेंसिंग हार्डवेयर में स्वदेशी क्षमता विकसित करना। राष्ट्रीय सुरक्षा के मानक कौन क्या है इसमें? यह लाइव क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर शोध करेगी। सेमीकंडक्टर विकास सेमीवर्स प्लेटफॉर्म ये क्या है? छात्रों के सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण हेतु लैम रिसर्च के सेमीवर्स का उपयोग करता है। यह क्या है? यह एक डिजिटल ट्विन आधारित सेमीकंडक्टर निर्माण और प्रशिक्षण इकोसिस्टम है। इसके माध्यम से छात्र आभासी वातावरण वर्चुअल एनवायरनमेंट में सेमीकंडक्टर चिप संरचना का 3D स्वरूप में अध्ययन कर सकते हैं और चिप निर्माण प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। विशेषताएं इसकी क्या है? यह डिजिटल ट्विन आधारित वर्चुअल इकोसिस्टम है जहां छात्र 3D वातावरण में चिप संरचनाओं और निर्माण प्रक्रियाओं का स्टडी कर सकते हैं। अब आगे है चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? 3 से अधिक विश्वविद्यालयों को EDA इलेक्ट्रॉनिकी डिज़ाइन ऑटोमेशन उपकरण जैसे सिनॉप्सिस, कैडेंस, रेनेसास उपलब्ध कराना। विनिर्माण क्या है? छात्रों द्वारा डिज़ाइन किए गए 100+ चिप्स का निर्माण सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला मोहाली में किया जा चुका है। अब देखते हैं कि अगला आर्टिकल 5वां नंबर आर्टिकल आज की PIV में क्या है। ये जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। इसको GS पेपर 3 के GS पेपर 1 के अंतर्गत रख सकते हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाटर रिसोर्सेज। वैश्विक जल वितरण में भारत और साउथ एशिया का भागीदारी के अंतर्गत इसे रखा जा सकता है। छतों और तालाबों से लेकर जल वृत्तों तक ओडिशा में जल संचय जन भागीदारी के तहत भूजल स्तर का संरक्षण कार्यक्रम। ये क्या है? इसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल हैं? ओडिशा में भूजल संरक्षण, जल संचय जन भागीदारी। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार ओडिशा राज्य मानसूनी वर्षा को परमानेंट जल सुरक्षा में बदलने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। यह पहल संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित है जो सरकारी कार्रवाई को सामुदायिक भागीदारी के साथ जोड़ती है।
आगे इसमें प्रमुख योजनाएं कौन कौन से शामिल हैं। ओडिशा ने भूजल पुनर्भरण के लिए मुख्य रूप से 2 योजनाओं को लागू किया है, जिसमें पहला नंबर पे है छाता योजना। छाता योजना के अंतर्गत क्या है, इसके तहत सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन परिसरों के अंतर्गत रूफ टॉप छत वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जा रही है। और सेकेंड नंबर योजना क्या है, ARUA योजना। ये क्या है, इसके अंतर्गत तालाबों और अन्य जल निकायों, वाटर बॉडीज के अंतर्गत मानसूनी जल को गहरे भूमिगत जल भूतों एक्वीफायर में पहुंचाने के लिए पुनर्भरण सॉफ्ट रिचार्ज सॉफ्ट का निर्माण किया जाता है। छठे नंबर आर्टिकल है जो कि काफ़ी VVI है, जो कि न्यूज़ में ऑलवेज बना रहता है। MSME मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ MSME से संबंधित है। MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से दिव्यांगजन विश्वकर्मा उत्पादों का विपणन, मार्केटिंग ऑफ दिव्यांगजन विश्वकर्मा प्रोडक्ट्स थ्रू वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। इसको हम GS पेपर 2 के अंतर्गत, UPSC मेंस के GS पेपर 2 के अंतर्गत रख सकते हैं। सामाजिक न्याय के तहत, सोशल जस्टिस के अंतर्गत कौन से पॉइंट में, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस फॉर पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स। इसमें क्या है, PM विश्वकर्मा और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, ये कौन से मंत्रालय से संबंधित है, नोडल मंत्रालय कौन है, इसका उद्देश्य क्या है जो दिया गया है। इसका नोडल मंत्रालय देखते हैं तो नोडल मंत्रालय के रूप में यहाँ MSME को रखा गया है, MSME मंत्रालय को रखा गया है। मूल योजना इसका क्या है, विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों के लिए, जिसके 3 मुख्य स्तंभ सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि है। OSOP पहल क्या है, इसके तहत उत्पादों, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल क्या है, इसके तहत उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री, परफॉर्मेंस एंड सेलिंग के लिए अधिक भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर विशेष खुदरा दुकानों स्टॉल स्थापित की गई है। और मुख्य फोकस दिव्यांगजन के लिए किया गया। इसका मुख्य विशेष रूप से दिव्यांगजन कारीगरों और को कौशल को बढ़ाना है, उन्हें बाजार तक पहुंच देना है और आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाकर वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस प्रदान करना है। वर्तमान स्थिति क्या है, अब तक विभिन्न ट्रेड जैसे मूर्तिकार, बढ़ई, दर्जी, खिलौने बनाने वाले आदि के लिए कुल 28 दिव्यांगजन लाभार्थी को स्टॉल आवंटित किए गए हैं। बस आगे इसमें करंट में क्या होता है, इसमें ऐड करते जाना है। अब अगला आर्टिकल है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय से संबंधित ये आर्टिकल है। और ख़ास तौर पे इसमें IR का भी पॉइंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भारत और नेपाल के बीच की द्विपक्षीय डायलॉग से संबंधित है। भारत और नेपाल ने द्विपक्षीय वित्तीय संपर्क को मजबूत करने के लिए सीमा पार धन प्रेषण तंत्र की शुरुआत की है। भारत के UPI और नेपाल के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस के प्रत्यक्ष एकीकरण से निर्बाध, सुरक्षित और त्वरित P2P धन हस्तांतरण संभव हुआ है।
यह पहल वित्तीय समावेशन को मजबूत करती है, डिजिटल व आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देती है तथा दोनों देशों के यात्रियों और व्यवसायियों के लिए सुविधा बढ़ाती है। इंडिया एंड नेपाल लॉन्च क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस mechanism to strengthen bilateral फाइनेंस कनेक्टिविटी। इसको हम रख सकते हैं जीएस पेपर 2 के अंतर्गत, यानी कि आईआर के अंतर्गत। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन के अंतर्गत रख सकते हैं। इसमें क्या है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमुख पहल भारत और नेपाल के बीच व्यक्ति से व्यक्ति P2P पर्सन टू पर्सन तत्काल धन हस्तांतरण के लिए सीमा पार प्रेषण तंत्र शुरू किया गया है। इसमें कौन सा तकनीक का यूज़ किया गया है, जो देखते हैं। तकनीकी एकीकरण, यह भारत के यूपीआई एकीकृत भुगतान इंटरफेस और नेपाल के एनपीआई राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस को आपस में लिंक करने, ऐड करने की कोशिश किया गया है। यह जोड़ दिया गया है। सहयोगी संस्थाएं इसमें कौन से शामिल हैं? इसे NIPL NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा मानी जाती है। NCHL नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड द्वारा लागू किया गया है। अब देखता हूँ अगला पॉइंट, प्रमुख लाभ इसमें क्या छिपा हुआ है। यात्रियों को मुद्रा विनिमय, करेंसी एक्सचेंज और नकद ले जाने की झंझट से मुक्ति मिल सकती है। नेपाली व्यापारियों को भारतीय पर्यटकों से सीधे डिजिटल भुगतान प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। अति महत्वपूर्ण तथ्य, यूपीआई के वैश्विक पहुंच को विस्तार मिलेगी। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 9 देशों में स्वीकार किया जाता है। सिंगापुर जिसमें पहला, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका और 9वें नंबर में कंबोडिया है। और आगे यूपीआई का विस्तार कंट्री जो होगा इसे जोड़ने की ज़रूरत है। अब अगला आर्टिकल है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप। इसको हम जीएस पेपर 2 के अंतर्गत गवर्नेंस, सोशल सेक्टर से संबंधित पॉइंट, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत रख सकते हैं। यह भारत के आईटीआई इकोसिस्टम के समग्र परिवर्तन को गति देने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय सारथी की पहल बैठक आयोजित करेगा। इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि ज़्यादा फोकस करने के लिए, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में काम करती है। तो नोडल मंत्रालय के रूप में इसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE। सारथी का पूर्ण स्वरूप ये मानी जाती है रणनीति सलाहकार एवं सुधार कार्यान्वयन। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के इकोसिस्टम के समग्र रूप से कायाकल्प और सुधार करना है। गठन इसे शिल्पकार प्रशिक्षण योजना CTS के अंतर्गत एक सर्वोच्च सलाहकार तंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। प्रमुख फोकस क्षेत्र राष्ट्रीय ITI ग्रेडिंग फ्रेमवर्क लागू करना, वार्षिक अखिल भारतीय ITI कौशल प्रतियोगिता का संस्थागतकरण किया गया है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ITI संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों के
माध्यम से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को स्ट्रॉन्ग बनाना, और इसमें जो भी हो सरकार की तरफ, इस मंत्रालय की तरफ से अथवा सरकार के अन्य मंत्रालयों से संबंधित कोई योजनाएं या पहल इसमें ऐड करने की ज़रूरत है। अब देखता हूँ अगला आर्टिकल है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। इसको जीएस पेपर हम 2 के अंतर्गत सोशल जस्टिस में मैकेनिज्म लॉ इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर प्रोटेक्शन एंड बिटरमेंट ऑफ दीज वनरेबल सेक्शन के अंतर्गत रखते हैं। क्या है आर्टिकल का हेडलाइन? भारत की कल्याणकारी योजनाओं में बदलाव, डिजिटल सुधार और प्रत्यक्ष अंतरण। अच्छा, डिजिटल रिफॉर्म एंड डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट के तहत 71,000 करोड़ रुपये से अधिक सामाजिक न्याय अभियान का आधार बने हैं, जो कि जीवन में बदलाव के 12 वर्ष के रूप में देखा जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 11 करोड़ से अधिक महत्वाकांक्षी नागरिकों का उत्थान करने की विचार किया है। इसमें ख़ास तौर पे कौन कौन से योजनाओं को शामिल किया गया है जो कि यहाँ देखा जा सकता है। शिक्षा और छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, जो कि एजुकेशन से संबंधित है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वित्तीय वर्ष 2021-2022 से शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आधार लिंक बैंक खातों से जुड़े पूर्णतः लाभ अंतरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मॉडल को अपनाया गया है। पीएम यशस्वी योजना लक्ष्य समूह यानी टारगेटेड ग्रुप्स, यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और एबीसी और गैर अधिसूचित या घुमंतु नोमैडिक कल्चर से संबंधित समुदायों के छात्रों के लिए उपलब्ध है। प्रावधान इसमें क्या क्या दिया गया है? इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता, आवासीय छात्रावास की सुविधा और प्रमुख प्रीमियम विद्यालयों में प्रवेश जैसे सुविधा प्रदान की जाने की सिफारिश की गई है। अगला पॉइंट है पोस्ट मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को शामिल किया गया है। ये योजनाएं मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और अन्य वंचित छात्रों को शिक्षा जारी रखने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब इसमें हम देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव को शामिल किया गया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो इनिशिएटिव है उसमें सबसे पहला है अटल वयो अभ्युदय योजना। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को केवल दान से हटाकर एक संस्थागत अधिकार इंस्टीट्यूशनल राइट का रूप दिया गया है। अगला है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर शिविर लगाकर बुजुर्गों को मुफ्त सहायक जीवन उपकरण असिस्टिव लिविंग डिवाइसेज वितरित किए जाने की प्रावधान किया गया है। एल्डरलाइन ऑफ सीनियर सिटीजन की सहायता के लिए स्थापित राष्ट्रीय हेल्पलाइन, जिसका टोल फ्री नंबर 14567 दिया गया है, जिस पर कॉल करके वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। अब तीसरे नंबर में है ट्रांसजेंडर समुदाय का सशक्तिकरण, इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज। इसमें क्या है? पहला पॉइंट है इसमें स्माइल योजना। यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी और आर्थिक पहचान प्रदान करने के लिए है। सेकेंड पॉइंट है गरिमा गृह।
इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय स्थल गरिमापूर्ण यानी कि जीवन जीने के लिए, जो कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत भी आता है, आश्रय के अधिकार के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। आयुष्मान भारत एकीकरण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लिंग पुष्टिकरण जेंडर एफर्मेशन प्रक्रियाओं को आयुष्मान भारत ढांचे के अंतर्गत एकीकृत किया गया है। चौथे नंबर में देखते हैं स्वच्छता और आजीविका से संबंधित कौन कौन से पहले इसमें शामिल किया गया है, जो कि पहला नंबर पे है नमस्ते योजना। इसका उद्देश्य क्या है? शिविर और सेप्टिक टैंक की सफाई के पूर्ण मशीनीकरण को बढ़ावा देना, ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग हाथ से गंदे साफ करने की प्रथा को समाप्त किया जा सके। लक्षित समूह इसमें क्या है? यह योजना देश भर के सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और उन्हें पेशेवर सम्मान दिलाने के लिए रियायती वित्त प्रदान करती है। नमस्ते योजना वेंचर कैपिटल फंड अनुसूचित जाति के लिए VCF-SC और पिछड़े वर्ग के लिए VCF-BC उद्यम पूंजी कोष स्थापित किए गए हैं, ताकि इन समुदायों में उद्यमिता और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। अब हम देखते हैं 5वां नंबर पे सामाजिक न्याय एवं जागरूकता से संबंधित कौन कौन से अधिनियम हैं या अभियान या योजना। तो सबसे पहले है SC/ST अत्याचार निवारण 1989 अधिनियम को शामिल किया गया है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है और पीड़ितों विक्टिम के लिए राहत राशि में वृद्धि की गई है। नशा मुक्त भारत अभियान यह एक राष्ट्रीय स्तर का जन जागरूकता अभियान है, जिसमें आध्यात्मिक संस्थाओं की भागीदारी और डिजिटल डैशबोर्ड का उपयोग करके यूथ और सिटीजन्स को नशे के खिलाफ जागरूक अवेयर करने का प्रावधान किया गया है। आगे क्या होता है इसमें और भी इस जैसे नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत अथवा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम या इससे संबंधित कोई जैसे है एक हो गया जनजातीय उत्थान अधिनियम या अभियान, इस प्रकार से कोई भी अधिनियम अभियान अथवा पहल इसी के अंतर्गत आएगा, स्वच्छता और आजीविका के अंतर्गत। अब अगला आर्टिकल है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित। हर मील पर नज़र NSB देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित बना रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से संबंधित, इसको हम मेंस के अंतर्गत रखेंगे तो GS पेपर 3 के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे ETC के अंतर्गत रख सकते हैं बुनियादी ढांचा के तौर पे। GS पेपर 3 के अंतर्गत जो कि इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ये एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे ETC बुनियादी ढांचा के विकास के रूप में GS पेपर 3 में। ये पहल क्या है? ये है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राजमार्गों की निगरानी, मॉनिटरिंग, रख रखाव और डिजिटल मानचित्र के लिए तैनात उन्नत सर्वेक्षण वाहन। प्रमुख तकनीक इसमें कौन कौन से डिवाइसेस शामिल किया गया है, टेक्निक कौन कौन से शामिल हैं? ये है वाहन 3D लेजर सेंसर से लैस होंगे, उच्च रिजोल्यूशन कैमरे शामिल भी होंगे, लेजर प्रोफाइलर और GPS प्रणाली से अटैच होगा, अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे। इसमें दक्षता के रूप में क्या है, इफ़िशियंसी के रूप में क्या शामिल है?
प्रतिदिन 300 किलोमीटर तक का सर्वेक्षण संभव है। पहले केवल 20 से 80 किलोमीटर था। डेटा का विश्लेषण 4 से 6 महीने के बजाय केवल 10 दिनों में हो जाता है। इसमें एआई टूल से क्या शामिल किया गया है? एआई और डेटा का उपयोग। सर्वेक्षण की जानकारी सीधे एआई आधारित वेस्ट डेटा लेक पोर्टल पर अपलोड की जाती है ताकि तुरंत साक्ष्य आधारित मरम्मत की जा सके। पारदर्शिता और जवाबदेहिता के रूप में इसमें क्या शामिल किया गया है, जो देखते हैं कि पहला है, इसमें मानवीय हस्तक्षेप के बिना हितधारकों को स्वचालित सूचनाएं, यानी मध्यस्थता रहित ये होगी, स्वचालित सूचनाएं भेजी जाती हैं। सेकेंड नंबर में है रियल टाइम निगरानी और साइट पर सुधार के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। मुख्य लक्ष्य इसका क्या है? यह सुनिश्चित करना कि एजेंसियों को तब तक जवाबदेह ठहराया जाए जब तक कि सड़क की खामियों का 100% समाधान न हो जाए। अगला आर्टिकल है औषधि विभाग से संबंधित, जो कि आयुष्मान मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। औषधि विभाग में हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ नहीं, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत यह आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। बायोफार्मास्यूटिकल अत्याधुनिक स्वास्थ्य के भविष्य को आकार दे रहे हैं। भारत एक वैश्विक अगुवा के रूप में उभरने के लिए मजबूत स्थिति में है। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी जो हैं केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने कहा कि बायोफार्मा पावर के तहत 2047 तक 100 बायोलॉजिकल लॉन्च करने की परिकल्पना की गई है। इसको हम जीएस पेपर 3 के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट में रख सकते हैं। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इस पहल का परिचय। ये पहल क्या है? यह एक उच्च मूल्य वाले बायोलॉजिकल और बायोसिमिलर्स के विकास तथा विनिर्माण के लिए भारत को एक वैश्विक हब, ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने की एक इनिशिएटिव शुरू की गई है। इसमें टारगेट क्या किया गया है? इस पहल के तहत वर्ष 2047 तक 100 नए बायोलॉजिक्स लॉन्च करने की परिकल्पना की गई है। महत्व और प्रभाव क्या है? यह पहल अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करेगी तथा क्लिनिकल रिसर्च के बुनियादी ढांचों का विस्तार करेगी। इससे एक कुशल कार्यबल तैयार करेगा और वैश्विक बायोफार्मास्यूटिकल वैल्यू चेन में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। यह सीधे तौर पर विकसित भारत और स्वस्थ भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देगी। भविष्य की संभावनाएं और भारत की रणनीति। बाजार हिस्सेदारी अनुमान है कि वर्ष 2031 तक दुनिया भर में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं में बायोलॉजिक्स की हिस्सेदारी लगभग 40% हो जाएगी। दोहरा दृष्टिकोण इसमें क्या शामिल किया गया है? भारत को सस्ती जेनेटिक दवाइयों और छोटे अणु स्मॉल मॉलिक्यूल्स में अपने मौजूदा नेतृत्व को मजबूत बनाए रखना है और साथ ही अगली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए नए बायोलॉजिक्स के क्षेत्र में अपनी क्षमता एफिशिएंसी का विस्तार करना है। बस यहीं तक यह आर्टिकल है। और जो भी करंट में फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत अथवा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंतर्गत कोई नई पहल शुरू होती है तो उसे इसमें ऐड करने की ज़रूरत है। इसमें पहला अभ्यास प्रश्न क्या है? ऑयल सीड किसान मित्र पहल के संदर्भ में ये पहला आर्टिकल से संबंधित है क्वेश्चन। यह विशेष रूप से तिलहन किसानों के लिए भारत की पहल देशव्यापी व्हाट्सएप
आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परामर्श सेवा है। सेकेंड स्टेटमेंट इस बहुभाषी चैटबॉट को नीति आयोग और कृषि मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह एआई चैटबॉट किस्म के चयन, कीट रोग नियंत्रण और सिंचाई पर तुरंत सलाह देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? केवल एक, ओनली एक और दो, ओनली एक और तीन, ओनली थ्री, एक, दो और तीन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच शुरू किए गए हालिया सीमा पार प्रेषण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के यूपीआई एकीकृत भुगतान इंटरफेस और नेपाल के एनपीआई राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस को आपस में जोड़कर व्यक्ति से व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन तत्काल धन हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। ओके। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारत में वर्तमान में यूपीआई वैश्विक स्तर पर ठीक 5 देशों में स्वीकार किया जाता है, जो कि सेकेंड नंबर स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर ओनली 1 होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह पहल कार्यान्वयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन, परफॉर्मिंग एंड सेलिंग के लिए देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर विशेष खुदरा दुकानें आवंटित की जाती है, जो गलत है। रेलवे स्टेशनों पर किए जाने का प्रावधान करता है। तीसरा नंबर में, हालिया प्रयासों के तहत यह पहल विशेष रूप से दिव्यांगजन कारीगरों के आर्थिक समावेशन और बाजार पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो कि स्टेटमेंट सही है। दो खत्म, यानी कि आंसर इसका होगा सी। 1 और 3 नंबर स्टेटमेंट सही है, 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हवाई अड्डों की बात इसमें नहीं किया गया है। अब इससे संबंधित देख लेता हूँ एक मेंस का क्वेश्चन। द एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट इकोसिस्टम इन इंडियाज स्पेस सेक्टर इन क्रिटिकल स्टेप टूवर्ड ग्लोबल competitiveness. Discuss the major policies and institutional reform introduction by the Government of India promote non-governmental initiatives in the space value chain. 150 वर्ड में लिखना है इसको। क्या है हिंदी में? भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी इकोसिस्टम का विस्तार वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओके। अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला में गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख नीतियों और संस्थागत सुधारों पर चर्चा कीजिए। दूसरा नंबर है क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और जैसे डिजिटल सुधारों द्वारा समर्थित केवल दान के दृष्टिकोण से हटकर संस्थागत अधिकार इंस्टीट्यूशनल राइट की ओर बदलाव ने भारत के कल्याणकारी ढांचे वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। हाशिए पर रहने वाले वर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के उत्थान के लिए की गई हालिया पहलों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए 250 शब्द में, जो कि आर्टिकल में कर दिया गया है। चर्चा ये है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंधित आर्टिकल में। इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय से संबंधित ये है।